हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरी हवेली इस वक्त गहरी खामोशी में डूबी हुई थी। वो इस वक्त छत पर खड़े गांव का नजारा देख रही थी। घर सारे इस वक्त अंधेरे में डूबे हुए थे। दूर कहीं टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ जाती जो इस घर के जागते हुए अफराद का पता देती। वो खुद में इतनी मगन थी कि उसे अंदाजा ही ना हो सका कब सिकंदर शाह उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। होश की दुनिया में वो तब आई जब उसको अपने कंधे पर किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे पलट कर देखा तो सिकंदर शाह पुरस्रार अंदाज में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस चांद के नीचे तुम भी चांद का हिस्सा मालूम हो रही हो, उसने हानिया को सर से लेकर पांव तक देखते अजीब से अंदाज में कहा। हानिया तो ये समझ बैठी थी कि वो शहर गया है और अब 1 हफ्ते बाद उसकी वापसी होगी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उसी दिन वापस आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रही हो? बात करते करते उसका लहजा तल्ख हो गया। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ क्या कर रही हो? उसने दोबारा से सवाल किया। हानिया की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो जानती थी कि सिकंदर को उसकी ये हरकतें पसंद नहीं है। मैं ठंडी हवा लेने आई थी। जब उसके दिमाग में कुछ ना आया तो उसने बचकाना सी बात कर दी। रात के इस पहर शदीद सर्दी में तुम ठंडी हवा लेने छत पर आई हो? वो उससे सवाल करने लगा तो वो मजीद गड़बड़ा गई। आप प्लीज थोड़ा सा दूर होकर खड़े हो, मुझे उलझन हो रही है। जैसे ही उसने कहा, सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचा। उसी वक्त फिरोज शाह वहां पर चला आया। क्या हो रहा है यहाँ पर? सिकंदर की उसकी तरफ पुश थी। उसने जल्दी से हानिया का बाजू छोड़ा और उससे थोड़ा सा फासले पर खड़ा हो गया। उसके चौड़े शानों के सामने वो मुकम्मल तौर पर छुप गई थी, इसीलिए फिरोज नहीं देख पाया कि वो किस पोजीशन में खड़े हैं। अरे भाई, मैं इस नादान को नीचे भेजने आया था। देखें तो रात के इस पहर ठंडी हवा लेने छत पर आई है। सिकंदर ने फौरन से अपने लहजे को नॉर्मल बनाया और उसका मजाक बनाते हुए कहा। हानिया शिकायती अंदाज में सिकंदर की तरफ देखने लगी। उसके साथ ही उसे अपने बाजू में शदीद दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। सिकंदर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हानिया बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है रात के इस वक्त छत पर मत आया करो। बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं कि लड़कियों को आधी रात के वक्त छत पर नहीं जाना चाहिए। इस वक्त आसमान से मुख्तलिफ बलाएं गुजरती हैं। फिरोज साहब ने उसे तंबीह की और नीचे चले जाने का कहा। जहर लगता है मुझे ये इंसान। मेरा बस चले तो मैं इसे जान से मार दूं। उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। उसका चेहरा लाल और मुंह फूला हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों हो? सोनिया, जिसकी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी, शोर की आवाज सुनकर उठ बैठी। मत पूछो तुम। दिमाग खराब कर दिया है उस शख्स ने मेरा। पता नहीं खुद को समझता क्या है। उसे लगता है वो मुझ पर रोब जमाकर मुझे अपने काबू में कर लेगा। वैसे अगर तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, वो तुम्हें अपने काबू में कर चुके हैं। तुम जब भी उन्हें देखती हो किसी सूखे पत्ते की तरह लरजने लगती हो। कसम से तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। तुम मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। मैं सच बता रही हूं तुम्हें। तुम कुछ ज्यादा ही उनसे खौफजदा रहती हो। अपने आप को थोड़ा सा बहादुर बनाओ। अगर इसी तरह रही तो हर कोई तुम्हें कुचल कर निकल जाएगा। मुझे कुचल तो बहुत पहले ही दिया था ताई जान ने, और फिर ताया जान ने बाकी की कसर पूरी कर दी। आखिर क्या सोचकर उन्होंने मेरा रिश्ता सिकंदर के साथ तय किया था? क्योंकि सिकंदर साहब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें तुम्हारे अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता, और ना ही वो किसी और की तरफ नज़र उठाकर देखने की जुर्रत करते हैं। सोनिया के अंदाज में सदा की लापरवाही थी। अगर मेरे बस में हो तो मैं कल ही ये रिश्ता तोड़ डालूं। इसके लिए तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी, जो तुम में नहीं है। बेहतर है ख्याली पुलाव पकाने के बजाय आराम से आकर सो जाओ। सुबह तुमने कॉलेज जाना है। तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। उसका दिल तेजी से धड़का। वो इस बारे में तो मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। उसने अपने दादा जान से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली थी और उसके दादा ने भी उसका दाखिला कॉलेज में करवा दिया था।
इस बारे में कामरान और ताया जान के अलावा किसी और को पता नहीं था। यहाँ तक कि सिकंदर भी इस बात से लाइल्म था। अगर उसे सुबह पता चला तो वो कैसा रिएक्शन देगा, ये सोच कर ही इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। अब कमरे के बीच क्यों बुत बनकर खड़ी हो गई हो? जल्दी से लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। सुबह हजारों काम करने हैं मुझे, तुम्हारी तरह वेली नहीं हूं। सोनिया ने दोबारा से उसे डांटा तो ना चाहते हुए भी वो लाइट बंद करके उसके पहलू में ही आकर लेट गई। सोनिया, क्या तुमसे मैं एक सवाल पूछूं? 5 मिनट गुजरे थे कि उसने दोबारा से अपनी कज़न को मुखातिब किया। बिल्कुल भी नहीं, दूसरी तरफ से कोरा जवाब मौसूल हुआ। मगर हानिया भी अपने नाम की एक थी। सब लड़कियां ये ख्वाहिश क्यों करती हैं कि वो इस हवेली में पैदा हुई होती? क्योंकि उन्हें इस हवेली के रिवाज के बारे में नहीं पता। सोनिया ने धीमे से लहजे में जवाब दिया। अगर उन्हें पता चल जाए तो वो कभी ये ख्वाहिश ना करे। सोनिया, तुम मुझे बहादुर बनने का कहती हो? तुमने खुद भी तो कुर्बानी दी थी। एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो तुम्हारी जरा भी कदर नहीं करता। सोनिया की आंखों से एक आंसू खामोशी से टूटकर गिरा और उसके गाल पर लुढ़क गया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, सोनिया ने दो टोक अंदाज में कहा। खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्यों परेशान किया हुआ है? मैं बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, हानिया धीमे लहजे में बोली थी। अल्लाह ताला के सामने रोकर दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। सोनिया मशवरा देकर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। हानिया काफी देर तक उसकी पुश्त को देखती रही। सोनिया ठीक ही तो कह रही थी। दिल का बोझ हल्का करने का सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया था। सोनिया खुद भी तो यही करती थी। घंटों तक जाए नमाज पर बैठी रोती रहती और अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती थी। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। चंद साल पहले उसे अपने कज़न से मोहब्बत थी। उनकी मोहब्बत मिसाली थी, मगर फिर दोनों खानदानों में झगड़ा हो गया और उन लोगों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। सोनिया के वालिदैन ने जज्बाती होकर उसकी शादी एक बहुत बड़े सियासतदान से कर दी। उन्हें लग रहा था उनकी बेटी बड़े से घर में राज कर रही होगी, मगर वो सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर वो पागल इंसान सोनिया पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। उसका शौहर हद से ज्यादा नफसियाती आदमी था, जिसने अपनी सारी जिंदगी अयाशी में गुजारी थी और इसी वजह से वो अपनी पाक और नेक बीवी पर शक करता था। उसे लगता था कि सोनिया भी दूसरे मर्दों को बिल्कुल उसी तरह अपनी तरफ लुभाती है जिस तरह से वो दूसरी औरतों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता था। यही वजह थी कि वो रोज़ उसे मारता और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसने नशे में सोनिया को तलाक दे दी। वो बाद में इस चीज़ से मुकर गया था, मगर अब सोनिया की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो बगैर किसी रिश्ते के किसी इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। इसलिए उसने दो टोक अंदाज में अपने घर वालों को भी बता दिया कि अब वो मर जाएगी मगर उस हवेली में नहीं जाएगी। अगर वो उसी वक्त अपने घर वालों के सामने खड़ी हो जाती और अपने महबूब के लिए लड़ जाती तो शायद उसे ये सब कुछ ना सहना पड़ता, मगर उसने ये सब कुछ किस्मत का लिखा समझकर बर्दाश्त कर लिया। अब वो चाहती थी कि उसकी कज़न हानिया अपने हक के लिए लड़े। अगर वो सिकंदर को पसंद नहीं करती तो वो क्यों उसके नाम से बंद कर बैठी हुई है? बहन, अपनी बेटी को थोड़े से काम भी सिखा दो। तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा ज्यादातर घर से दूर ही रहता है। उसने भी सिकंदर के साथ ही होना है। वो मुलाजमों के हाथ का खाना नहीं खाता। जी चच्ची जान, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसी वक्त सिकंदर भी किचन के अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र हानिया पर डाली जो कि टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ गया। उसे देखकर हानिया के चेहरे का जाविया बदला। उसने अपने तासुरात पर काबू रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम रही। अम्मी देखें कैसे मुझे देखकर बुरे बुरे मुंह बनाती है। सिकंदर ने एक नया शूशा छोड़ा तो वो हैरत से कभी अपनी ताई जान को देखती तो कभी इस इंसान को देखती जो उसके लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं था। और ये तुमने क्या सफ़ेद रंग का जोड़ा पहन लिया है? कोई अच्छा सा रंग पहनो जो तुम पर सूट भी करे। उसने उसके यूनिफॉर्म पर चोट की। अब की बार उसकी आंखों में खौफ के तासुरात उभर आए। उसने एक नज़र दादा जान के कमरे पर डाली जो कि बंद था।
दरअसल वो फजर के वक्त उठकर इबादत करते थे और फिर सुबह नाश्ते के बाद सोते थे। अभी भी वो यकीनन गहरी नींद सो रहे थे। जहां तक उसके ताया जान का सवाल था तो वो डेरे के लिए निकल गए थे। कामरान भी अपने कमरे में आराम कर रहा था। क्या मतलब है, यूनिफॉर्म पहना है? मैडम ने कॉलेज जा रही हैं? उसकी ताई जान ने अजीब से अंदाज में कहा। सिकंदर ने हैरत से हानिया के चेहरे की तरफ देखा। क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा, जरा दोबारा से मुझे बताएं, ये कहाँ जा रही है? उसका लहजा गुस्सीला था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठी इस छोटी सी लड़की को उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जिससे उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। अरे क्या इसने तुम्हें नहीं बताया? अब उसकी ताई जान मुकम्मल तौर पर अनजान बन गई थी। अरे मुझे तो लगा था इसने तुम्हें बता दिया होगा, आखिर को तुम्हारी मंगेतर है, मगर इसने तो मुझे बहुत मायूस किया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले उसने दादा जान से जिद की थी कि ये कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। मोहतरमा को आगे पढ़ने का शौक चढ़ा था। तुम कहीं नहीं जा रही। अगर तुमने एक कदम भी इस हवेली से बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो उठ खड़ा हुआ और हलक के बल चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर जवेरिया बेगम के लबों पर शातिराना सी मुस्कुराहट फैल गई। आमना बेगम का दिल तेजी से धड़का था। बेसाख्ता उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने दादा जान से परमिशन ली है। तुम्हारा होने वाला शौहर मैं हूं। जब तक मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकते हो। अभी मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनी, इसलिए तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, सिकंदर का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। सिकंदर पहले भी उसे थप्पड़ मार चुका था, मगर उसकी मां के सामने उसने पहली बार हानिया पर हाथ उठाया था। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? अगर दादा जान को पता चल गया तो वो तुमसे बहुत नाराज होंगे। जवेरिया बेगम को अभी भी अपने ससुर के नाराज होने की टेंशन थी। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके बेटे ने एक मासूम लड़की पर हाथ उठाया है। हानिया ने शिकायती नजरों से अपनी मां की तरफ देखा। आमना बेगम ने उसे नजरें चुरा ली। मैं कॉलेज जाऊंगी और मैं देखती हूं कि मुझे कौन रोकता है। वो उसकी आंखों में देखते खून ख्वार लहजे में धाड़ी। क्या हो गया है यहां पर? क्यों शोर कर रहे हो? क्या तुम लोगों को आराम नहीं है? रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देते हो। सिकंदर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि सुबह होते ही शहर के लिए निकल जाना। एक बहुत बड़ी बिजनेस डील है, वो हर हाल में तुम्हारे हाथों से नहीं निकलनी चाहिए। फिरोज साहब, जो कि सिकंदर का बड़ा भाई था और शादीशुदा था, वो किचन के अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर भाई, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। वो आंखों में आंसू लेकर फिरोज के पहलू में जाकर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ फिरोज ही है जो उसकी साइड लेता है। जरूर तुमने कुछ ना कुछ किया होगा, वरना सिकंदर तुम्हें क्यों मारता? फिरोज की बात सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये क्या था? उसे लगा उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो, या फिर वो ख्वाब देख रही हो। भाई, मगर इन्हें मुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं है। दरअसल इस हवेली के सारे मर्द ही औरतों के तालीम के खिलाफ थे, तो उन्होंने अपनी बहनों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी और ना ही वो उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। फिरोज साहब और सिकंदर बहुत अजीबो गरीब ख्यालात के मालिक थे। अकराम साहब को तो कभी कभार वो अपने बेटे लगते ही नहीं थे, जबकि कामरान उनके मुकाबले में ओपन माइंडेड था। चूंकि उसने मुल्क से बाहर तालीम हासिल की थी, इसीलिए वो औरतों के लिए तालीम की अहमियत को समझता था। अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम दोबारा बाहर नजर मत आओ। फिरोज साहब ने उसे डांट कर कमरे में भेज दिया। वो रोती हुई वहां से चली गई। कामरान, जो कि अपने कमरे से बाहर निकला था, उसने हानिया को रोते हुए देखा तो हैरान रह गया। इस बच्ची को क्या हुआ? अब तुम लोगों ने इसे क्या कह दिया? उसे अपनी माँ और भाइयों से हमेशा इख्तलाफ था। वो तीनों खामोश खड़े थे। चच्ची जान, मुझे बताएं हुआ क्या है? आज तो इसने कॉलेज जाना था। उसने मुझे कहा था कि मैं उसे कॉलेज ड्रॉप कर दूं। उसे छोड़ने के लिए ही तो मैं इतनी सुबह उठ गया।
आमना बेगम भी खामोश हो गई। अपनी जेठानी के सामने उनकी जबान नहीं खुलती थी। वो खुद ही उसके कमरे में गया तो वो बिस्तर पर लेटी फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, वो बड़े भाइयों की तरह उसके सर पर हाथ रखते बोला। कामरान भाई, सिकंदर ने मुझ पर हाथ उठाया। वो मुझे हमेशा मारता है। जब भी मैं कोई गलती करती हूँ वो मुझे सबके सामने जलील करता है। आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। उसने मेरे कपड़ों का मजाक बनाया तो ताई जान ने उसे बताया कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये सुनकर उसने मुझे मारा। वो ये कहकर छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। उसे एक लम्हे के लिए भी सब्र नहीं आ रहा था। जब से उसके बाप का इंतकाल हुआ था हवेली वाले बहुत जालिम हो गए थे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिकंदर से मैं खुद हिसाब ले लूँगा। तुम जल्दी से उठो, अपना बस्ता उठाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करके आता हूँ। सिकंदर ने मुझे कहा है कि वो मेरी टांगें तोड़ देगा और मुझे जान से मार देगा। अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसके हाथ तोड़ डालूंगा। आखिर वो खुद को समझता क्या है? अभी तुम्हारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है और उसका ये हाल है। शादी के बाद तो वो तुम्हें। बात करते करते वो खामोश हो गया। मुझे शाम के वक्त दादा से इस बारे में बात करनी होगी, वरना इस तरह से वो लाइन पर नहीं आएगा। चलो तुम शाबाश उठो, तैयार हो जाओ और अपने आंसू साफ करो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। आज तुम्हारा अपना ख्वाब पूरा होने का दिन है। अपने ख्वाबों की तरफ तवज्जो दो। लोगों की बातों की वजह से अपने आप को परेशान ना करो। वो इस वक्त उसके करीब बैठा उसे तसल्ली दे रहा था। आप मुझसे वादा करें, आप यूं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यूं सुनकर वो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया। सारी जिंदगी साथ देने का वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि सांसों का कोई भरोसा नहीं, मगर तुम्हें इतना यकीन दिला सकता हूं कि तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं होने दूंगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो जाओगी। वो उसे लेकर सिकंदर की नज़रों के सामने बाहर निकला था। सिकंदर उसे उस वक्त तक घूरता रहा जब तक कि वो गाड़ी में बैठकर वहां से चली न गई। अम्मी जान, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बस एक बार इसे मेरे निकाह में आने दे। आप देखिएगा कैसे मैं इसका गरूर खाक में मिलाता हूं। मैं भी तो यही चाहती हूं कि तुम इस लड़की की अकड़ को तोड़ दो। पता नहीं खुद को क्या समझती है। पहले इसके बाप ने हमारी नाक में दम किए रखा और अब ये नागन की तरह हमारे सीनों पर मूंग दलने के लिए आ गई। आप बाबा को कहें कि वो शादी की तैयारियां शुरू करें। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। बस अगले महीने की कोई तारीख रख दें। उस वक्त तक मैं अमेरिका से भी वापस आ जाऊंगा। सिकंदर भी पढ़ा लिखा था, मगर उसके अंदर की जो जहालत थी वो उस पर काबू नहीं पा सकता था। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। तुम्हें मेरी एक बात याद है ना कि तुमने उसे सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों के लिए अपनी निगाह में रखना है। जैसे ही तुम्हारा दिल भर जाएगा इस लड़की को छोड़ देना, क्योंकि इस लड़की को मैं अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मारिया से होगी और वही इस खानदान की बहू बनेगी और वही तुम्हारी खानदानी बीवी होगी। अम्मी जान, मुझे आपकी बात अच्छे से याद है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। उसे तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने के लिए अपनी निकाह में ला रहा हूँ। दोनों ये बात करके पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगे। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो इस वक्त गाड़ी की फ्रंट सीट पर उसके पहलू में बैठी थी। उसका सवाल सुनकर चौंक गई। कामरान ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो था। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। वो ऐसा ही था। उसने कभी भी हानिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी, बल्कि वो उसे बहुत इज्जत से निगाहें झुकाकर मुखातिब करता। मुझे वकील बनने का बहुत शौक है। मेरा दिल करता है मैं इस मुल्क की कामयाब तरीन वकील बनूं। क्या मेरा यह ख्वाब पूरा हो सकता है? ये कहकर उसने सवालिया नजरों से कामरान की तरफ देखा तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हारा ये शौक पूरा हो जाएगा, लेकिन हवेली वाले, तुम उनकी फिक्र मत करो। उनका मसला मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम बस मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि तुम्हें कोई भी ना रोक सके। तुमने सिकंदर से मंगनी क्यों की? थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने एक और सवाल किया। क्या आपको लगता है कि मेरी कोई मर्जी शामिल होगी इसमें?
वो जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल करने लगी। तुम्हारे पास इनकार का हक था, तुमने इनकार क्यों नहीं किया? अगर इनकार करती तो वो मुझे जान से मार देते। बात करते करते वो खामोश हो गई। खुदा का शुक्र था कि उसने नहीं सुना था। उसका मोबाइल बज पड़ा। एक्सक्यूज़ मी, ये कहकर वो मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया। हाँ कोमल, बस मैं थोड़ी देर में तुम्हारी तरफ निकल रहा हूँ। ठीक है, हम इस बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ हानिया को यूं लगता था जैसे किसी ने उसके दिल को हाथों में लेकर दबोचा हो। वो नहीं जानती थी कि उसके मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर इसके दिल को क्यों तकलीफ पहुंची। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे या उस इंसान को पसंद करने लगी थी। ये सोचकर उसने अपने कानों को हाथ लगाया। ऐसा नहीं हो सकता। कामरान मुझे अपनी छोटी बहन समझता है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, मगर दिल हर चीज़ के खिलाफ हो रहा था। और क्या पता कि यह भी सिकंदर जैसा हो। उसने अपने आप को एक और दलील दी जो कि खोखली थी, क्योंकि ये बात वो आंखें बंद करके कह सकती थी कि सिकंदर और कामरान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिकंदर कामरान के जूते के बराबर भी नहीं था। किन सोचों में गुम हो गई छोटी सी लड़की? मैंने तो सुना था कि बचपन में तुम बहुत शरारती होती थी, हवेली वालों की नाक में दम करके रखती थी। जब भी गांव आती थी सबको तिगनी का नाच नचा देती थी। वह अब उसके बचपन के बारे में बातें कर रहा था। जब तक मेरे बाबा जिंदा थे तब तक मैं शरारती थी, लेकिन बाबा की वफात के अगले ही दिन मैं समझदार हो गई। मुझे पता चला कि शरारतों की उम्र गुजर चुकी है। कामरान को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जाने अनजाने में एक ऐसा टॉपिक छेड़ चुका था जो हानिया को दुखी कर देता। तुम्हें वापसी पर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊंगा। यहाँ पर एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है। दरअसल उसके कॉलेज का हवेली से थोड़ा ही फासला था। उसका गांव कोई छोटा गांव नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था। वहाँ पर हर तरह की सहूलियात थी। वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुई। सब लड़कियां हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी, चांद का टुकड़ा मालूम होती थी। वो उन सब की नज़रों से खाइफ हो रही थी। उसने खामोशी से निगाहें झुकाई। वो ना सिर्फ बहुत मासूम थी बल्कि उसके साथ साथ बहुत अट्रैक्टिव भी थी। ना चाहते हुए भी हर लड़की उसकी तारीफ कर रही थी। जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही समीना खड़ी थी। उसे एक लम्हे के लिए यूं लगा वो ख्वाब देख रही है, मगर अगले ही लम्हे समीना उसके सीने से लग गई और उसे यकीन हो गया कि यह ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है। यार, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। समीना उसी के गांव में रहती थी और चौधरियों की बेटी थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैट्रिक उसने हानिया के साथ ही पास किया था और उसके बाद दोनों ने फैसला किया था कि दोनों एक ही कॉलेज में जाएंगी। मगर हानिया के बाप की वफ़ात के बाद उसका समीना से राब्ता ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसकी ताई जान के कहने पर सिकंदर ने उसे मोबाइल छीन लिया था। अगर उसे किसी से बात करनी होती तो सिकंदर के मोबाइल से करती या फिर हवेली के मोबाइल से करने की इजाज़त थी। वो इस सबसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि अपने घर में उस पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। वो अपनी माँ से भी बात करती थी कि आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं? हमारा अपना घर मौजूद है, बाबा का बिजनेस है, मैं सब कुछ संभालूंगी, आप सिर्फ यहाँ से चलें। मगर उसकी माँ जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि अगर वो इस हवेली से निकली तो उसके बाबा के दुश्मन उन दोनों को जान से मार देंगे। दरअसल उसके बाबा एक बहुत बड़े सियासतदान भी थे और कुछ भरोसा नहीं था कि वो अगले साल गांव में होने वाला इलेक्शन भी जीत जाते। मगर उससे पहले ही मौत का फरिश्ता आन पहुंचा और उनकी रूह इस फानी दुनिया से कूच कर गई। इस बार सिकंदर का इलेक्शन में खड़ा होने का इरादा था और वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी था कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। वो इलेक्शन में अपने चचा जान की जगह खड़ा हो रहा था। हानिया कभी कभार सोचती थी कि उसके ताया जान आहिस्ता आहिस्ता उसकी दौलत पर कब्जा जमा रहे हैं और उसके बावजूद वो उन लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं। वो अक्सर अपनी माँ से भी ये सवाल करती थी, मगर उसकी माँ उसे डांट कर खामोश करवा देती। उन्हें सिर्फ एक ही डर था
कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनकी बेटी को जान से मार दे। उन्हें अगर जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि उनके शौहर के कातिल इसी हवेली में बैठे हुए हैं तो वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाती। जिस हवेली को वो अपने लिए पनाहगाह समझ रही थी, वही हवेली उनके शौहर के लिए फांसी की जगह बन गई थी। यार, तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैंने तुमसे राब्ता करने की भी कोशिश की थी और तुमसे मिलने हवेली भी आई थी, लेकिन तुम्हारा वो खड़ूस कज़न, मुझे उसके नाम लेने का भी दिल नहीं करता। एक नंबर का घटिया इंसान है। उसे देखकर ही मुझे उससे नफरत हो जाती है। तुम्हें पता है, सिकंदर ने मुझे हवेली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि उसने मुझे कह दिया कि तुम यहाँ से शहर चली गई हो, हालांकि मैं जानती थी कि तुम यहीं पर मौजूद हो। उस दिन मेरा दिल बहुत जोर से टूटा था। इसी वजह से मैंने दोबारा तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की, मगर मैं अल्लाह ताला से रोज़ दुआ करती थी कि अल्लाह ताला कोई वसीला बनाकर तुम्हें मुझसे मिला दे। और देखो हम कैसे एक साथ हो गई। स्कूल की दोस्तों ने कॉलेज में भी इकट्ठी हो गई थी और फिर काफ़ी देर तक वो बैठी बातें करती रही। उसके बाद वो क्लास लेने गई। यार, मैंने सुना है कामरान साहब बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बहुत नेक इंसान भी हैं। गांव का कोई फ़र्द ऐसा नहीं जिनकी उन्होंने मदद ना की हो। तुम्हें पता है, कल मलिक के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो बेचारा, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाता। जब कामरान को इस बारे में पता चला तो वो इसे एक मोटी रकम देकर गए। उसके साथ साथ उन्होंने मलिक से वादा किया कि वो उसके बेटे का पूरा इलाज करवाएंगे और सारा खर्चा खुद उठाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने इस महीने का राशन भी डलवा कर दिया है। समीना का शुमार ऐसी लड़कियों में होता था जो आराम से टिककर घर पर नहीं बैठती थी, बल्कि हर वक्त मोहल्ले में घूमती फिरती रहती। उसकी भी यही फितरत थी। हर दूसरे घर में उसने अपनी सहेली बनाई हुई थी। वो उनसे मिलने के लिए जाती थी, इसीलिए इस तरह की खबरें उसे मिल जाती थी। कामरान का जिक्र सुनकर उसका दिल तेजी से धड़का और उसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए। तुम उनका नाम सुनकर इतना ब्लश क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें पसंद करने लगी हो? खुदा का खौफ करो यार, सिकंदर से मेरी मंगनी हो चुकी है। अगर मैंने उनका नाम लिया तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? अगर तुम उन्हें पसंद करती हो तो तुम्हारा हक है कि तुम उन्हें अपना लो। वैसे भी सिकंदर में कुछ नहीं रखा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एक सर दर्द है। बात करके वो खामोश हो गई। काफ़ी दिनों से जो चीज़ हानिया को तंग कर रही थी वो उसकी ज़बान पर आ गई। न जाने क्यों मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप की मौत में सिकंदर का भी हाथ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं। अब खुदा ही जाने कि क्या सच है और क्या झूठ। वैसे तो वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तुम्हारे बाबा ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था तो उसने कितना वावेला मचाया था। उसने पूरा ख़ानदान इकट्ठा कर लिया था और यहाँ तक कह दिया था कि चचा मेरे हक पर कब्जा कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी तो इलेक्शन जीतते रहे हैं और जब मेरा इलेक्शन लड़ने का वक्त आया है तो मेरे मुकाबले में खड़े हो रहे हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। हानिया कुछ सोचते हुए बोली, तो यही हो सकता है कि वो इलेक्शन के चक्कर में तुम्हारे बाबा को रास्ते से हटाना चाहता हो। वो टूटे फूटे अल्फाज में बोल रही थी। हानिया ने उसका बाजू थपकते कहा, जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सामने हकीकत ले आए। तुम मेरी मानो तो सिकंदर को छोड़कर कामरान से निकाह कर लो। तुम जितना आसान समझ रही हो ये इतना आसान नहीं है। वो निगाहें चुराते हुए बोली, यार इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम कोई प्लान सोचो और बस किसी तरह से उस इंसान से छुटकारा हासिल करो। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं देख सकती, मेरा खून खौलने लगता है। समीना का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे अपने दांतों में कुचल डाले। वापसी पर कामरान उसे लेने आया और उसे आइसक्रीम पार्लर भी लेकर गया। दोनों काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। कामरान बहुत ज़्यादा हंसमुख था। उसे आज इस चीज़ का पता चल रहा था। क्या आप किसी को पसंद करते हैं? न जाने उसके दिल में क्या आया कि उसने सवाल पूछ डाला। कामरान कुछ देर तो उसके चेहरे की तरफ खामोशी से देखता रहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो हैरान हो गई।
इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हें लगता है कि मैं किसी को पसंद कर सकता हूं? वो इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जाहिर सी बात है, आप भी इंसान हैं, किसी पर दिल तो आ ही जाता है। इंसान आखिर कब तक अपने दिल को संभाल कर रखे? देखो, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। मोहब्बत मेरे सामने सबसे फजूल तरीन जज्बा है जो इंसान को अकल का अंधा और दिमाग से पैदल बना देता है। मोहब्बत में इंसान को खुश नजर ही नहीं आता और इंसान अपने ख्वाबों पर तवज्जो नहीं दे सकता। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का तस्वुर होता है और मैं खुद को इतना बाउंड नहीं कर सकता कि किसी एक ही इंसान के पीछे अपनी सारी ख्वाहिशात और अपने सारे जज्बात को मार डालूं। उसकी अपनी ही फिलॉसफी थी जो हानिया के सर के ऊपर से गुजर गई। जो बात उसे समझ आई थी उसको जहन में रखते हुए हानिया ने सवाल किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ मिलकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें और अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाएं। इस तरह से तो सफ़र और भी आसान हो जाता है। हर इंसान को ही हम सफ़र की ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो मुझे बता देना। उसने बात को मजाक में टाला। चलो जल्दी से आइसक्रीम ख़त्म करो, ये पिघल रही है, हमें निकलना है। सिकंदर मुझे डांटेगा तो नहीं? वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। वो एक बार फिर से उसे तसल्ली देने लगा और मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये कोमल कौन है? उसके जहन में सुबह से जो बात चल रही थी वो उसकी ज़बान पर आ गई। तुम ये तो नहीं समझने लगी कि मैं कोमल से मोहब्बत करता हूँ या मेरा इसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? फॉर गॉड सेक यार, इस तरह की कोई भी सोच अपने जहन में मत लाना। ऐसा ना हो कि कल को तुम दादा जान के पास पहुंची हो और उन्हें कह दो कि कामरान भाई किसी से मोहब्बत करते हैं और उसे कॉल पर बातें करते हैं। वो उसकी नकल उतारते बोला तो वो भी धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी। आज काफ़ी अरसे बाद वो खुश हुई थी। उसे इस इंसान की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी जो ना तो उसे जज करता था और ना ही उसे अजीब से अंदाज में देखता, बल्कि वो उससे खार खाता था। हमेशा वो काम करता जो हानिया को तकलीफ पहुंचाता और यहाँ पर ये इंसान था कि उसकी थोड़ी सी कंपनी में वो बहुत खुश हो गई थी और ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी। क्या ऐसा हो सकता था कि कामरान हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए? छोटी सी लड़की, एक तो तुम हर बार किसी गहरी सोच में डूब जाती हो। ज़रा मुझे भी बताओ तुम क्या सोचती रहती हो? मैं उस पर भी कोई कहानी लिखूंगा। ये उस पर एक नया इंकशाफ हो रहा था। क्या आप कहानियाँ लिखते हैं? हाँ, मैं नॉवेल्स लिखता हूँ और मेरे बहुत से नॉवेल्स पब्लिश भी हो चुके हैं। आप किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं? मैं रियलिटी बेस पर लिखता हूँ। बस उठो, हम चलते हैं। वो फौरन से बात को तब्दील कर गया। शायद वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ उसे हैरानगी हो रही थी कि कामरान राइटर भी था। क्या आप मुझे अपना कोई नॉवल देना पसंद करेंगे? उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। उसने कामरान से सवाल किया मगर वो उसकी बात टाल गया। आखिर ऐसा क्या था उसकी कहानियों में कि वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता था? अगर बाकी दुनिया वो कहानियां पढ़ सकती थी तो हानिया क्यों नहीं? अब यही बात थी जो उसे तंग कर रही थी। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुई, सिकंदर की लोफराना आवाज़ उसके कानों में आ गई आवारागर्दियां करके। अगर तुमने किसी मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। तुम किस कदर घटिया इंसान हो, मुझे आज पता चल रहा है। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कामरान की थी। तुम्हें तो लड़कियों की इज्जत करना भी नहीं आता। तुम इसे अपनी बीवी बनाने वाले हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि अपनी बीवी से बात कैसे करनी है। भाई, वो मैं इसे अंदाज़ा नहीं था कि कामरान वहां पहुंच जाएगा। क्या मैं लगाई है? खबरदार जो तुमने मुझसे किसी किस्म का झूठ बोला। तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने अपने कानों से सुना है। अरे कामरान, तुम क्यों गुस्सा करते हो? ये तो बच्चे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अम्मी जान, ये बच्चा नहीं है, 24 साल का नौजवान है और इसे पता होना चाहिए कि अपनी औरत से कैसे बिहेव करना है।
मैं इसे किसी भी सूरत ये इजाज़त नहीं दूंगा कि ये किसी की बेटी को इस कदर टॉर्चर करे कि उसकी आंखों में हमेशा आंसू ही ठहरे रहें। आपने उसकी हालत देखी है, क्या हाल हो गया है उसका? हर वक्त गहरी सोच में डूबी रहती है। आप कुछ ज्यादा ही उस पर तवज्जो नहीं देने लगे? सिकंदर की ज़बान एक बार फिर से फिसल गई थी। इससे पहले कि कामरान का हाथ उठता, ताई जान बीच में आकर खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया, बाज आ जाओ। खबरदार जब तुम लोगों ने लड़ाई की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अपने कमरे में जाओ, उन्होंने गुस्से से हानिया पर एक नज़र डालते कहा और उसे वहां से भेज दिया। रात का वक्त था, उसका दिल बहुत घबरा रहा था। नींद उसकी आंखों से दूर थी। वो मुसलसल करवटें बदल रही थी, मगर उसे चैन नहीं मिल रहा था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। उसका दम घुटने लगा। वो तेजी से उठी और बाहर की तरफ भागी ताकि खुली फिजा में सांस ले सके। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, उसके कानों में ताया जान की आवाज़ गूंजने लगी, जो कि किसी बात पर हंस रहे थे। और फिर उसके बाद सिकंदर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसे किसी की बातें छुपकर सुनने की आदत नहीं थी, मगर सिकंदर की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दादा जान उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो अपने कमरे में थे। वो उस बैठक के बाहर जाकर खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही सिकंदर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसे लगा उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। उसका शक यकीन में बदल चुका था। इसके बाप को जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सिकंदर ही था। वो अपनी माँ को कहती रही थी कि मेरे बाप को हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि किसी ने उनको जहर दिया है। आप उनका चेहरा देखें कैसे नीला पड़ा है। मगर उसकी माँ ने ना सुनी। ताया जान ने भी उसके बाबा को अस्पताल ले जाने की जहमत ना की और ना ही पोस्टमार्टम करवाया, बल्कि खामोशी से उनको दफन कर दिया गया। ये चीज़ आज तक उसे परेशान कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाबा को तो दिल की बीमारी नहीं थी, वो तो सेहतमंद थे और हमेशा खुश रहते थे। फिर आखिर किस चीज़ ने उन्हें अंदर तक ख़त्म कर दिया? उसका वजूद खौफ से लरसने लगा था। उसे इस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत थी। वो जानती थी कि उसकी माँ कभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। उसकी नज़र दादा जान के कमरे पर पड़ी। बहुत तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। दादा जान इस वक्त बिस्तर पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। अपनी पोती की हालत देखकर उनके दिल को कुछ हुआ। क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने उससे सवाल किया। आप मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं? मैं सारी दुनिया को झूठा तस्लीम कर सकता हूं, मगर तुम्हें तस्लीम नहीं कर सकता। ये बात तुम अच्छे से जानती हो मेरी प्यारी बच्ची। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो वो उनके गले लग गई और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। दादा जान, मार दिया इन्होंने मेरे बाबा को, मार दिया इन्होंने मेरे बाबा को। मेरे बाबा को हार्ट अटैक नहीं आया था, उन्हें जहर दिया गया था और सिकंदर ने उन्हें जहर दिया। उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किया है दादा जान। वो इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? मुझे उससे शदीद नफरत है। मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं कैसे अपने बाबा के कातिल से शादी कर सकती हूँ? वो टूटे फूटे अल्फाज में अपने बिखरे हुए वजूद के साथ अपने दादा जान से शिकवे शिकायत कर रही थी। मैं जानता हूं, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हें लगता है कि मेरी जरा सी भी हैसियत है? तुम्हारे ताया जान ने सरदारी का ओहदा संभाल लिया है। अब मेरी हैसियत इस घर में एक बूढ़े के अलावा और कुछ भी नहीं। मुझे भी कुछ टाइम पहले ही इस बारे में पता लगा था, मगर मैंने ये बात अपने दिल में दबा ली। दादा जान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तरफ मेरा बेटा था तो दूसरी तरफ मेरा पोता है, लेकिन जो गलत है उसे सजा तो मिलनी चाहिए। उसने अपने आंसू मजबूती से साफ करते कहा। मैं खुद तो उसे सजा नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे सजा दे सकती हो और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। मैं उस घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। उसने फिर से वही बात दोहराई। तुम्हारा निकाह कामरान से होगा। लेकिन कैसे? वो कभी भी मुझसे निकाह करने के लिए राजी नहीं होंगे। मेरे पास उसका एक हल है। मैं जानता हूं कि यह तरीका थोड़ा सा बुरा है और उससे कामरान को गुस्सा भी आएगा और वो शायद कुछ अरसे तक तुमसे नाराज भी रहे,
मगर इससे बेहतर अब कोई तरीका नहीं। उन्होंने उसे सारी बात समझा दी थी। वो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। जैसे जैसे वो सुनती चली गई, उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल होता गया। कामरान इतना बुरा भी नहीं था कि वो उसके साथ ये सब कुछ करती, मगर हालात का तकाजा यही था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था जब वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अरे तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इसे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कामरान को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अपना लें। ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे लगता है कि तुम नींद में हो। चलो शाबाश, जाओ अपने कमरे में और रेस्ट करो। वो अभी भी छोटे बच्चों की तरह उसे पिचकार रहा था, मगर वो उसकी बाजू पकड़कर खड़ी हो गई और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। क्या हो गया है? क्यों तमाशा कर रही हो? सब लोग जाग जाएंगे। उसकी आवाज हद से ज्यादा ऊंची थी, इसलिए कामरान परेशान हो गया। मगर थोड़ी ही देर में वहां पर सारा खानदान जमा हो गया था। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? दादा जान हलक के बल चिल्लाए तो वो कामरान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आप इनको सब कुछ सच सच बताते क्यों नहीं? क्या मतलब है? किस सच की बात कर रही हो? सिकंदर ने सवाल किया। मैं और कामरान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं, मगर कामरान घबरा रहे थे। ये झूठ बोल रही है दादा जान। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दादा जान का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। बस बहुत हो गया। तुम लोगों ने जितना तमाशा लगाना था तुम लोग लगा चुके। अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अभी और इसी वक्त तुम्हारा निकाह होगा, और वो भी हानिया के साथ। कामरान की हालत ऐसी थी जैसे काटू तो बदन में लहू नहीं। उसे अपना वजूद जलता हुआ महसूस हो रहा था। सारी जिंदगी उसने अपने आप को इन सब खुराफात से बचा कर रखा था, और अभी एक लड़की ने मिनटों में उसकी इज्जत का कचरा कर दिया था। वो जिसको मासूम समझकर उसकी मदद करने वाला था, उसी लड़की ने उसे तिगनी का नाच नचा दिया था। वो खूनख्वार नजरों से उसे घूरने लगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम मरते दम तक नहीं भूलोगी। इस पर वो कुछ भी ना बोली, बल्कि खामोशी से अपनी गर्दन झुका दी। थोड़ी ही देर में मौलवी का इंतजाम हो चुका था। सब घर वाले बाहर जमा थे। कामरान उसकी जिंदगी में लिखा जा रहा था, मगर वो नहीं जानती थी कि उनके रिश्ते की मुद्दत कितनी होगी, क्योंकि जो सलूक उसने कामरान के साथ किया था, उसे ये भी डर था कि वो चंद ही महीनों में उसे छोड़ देगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना, मुझे इस आजमाइश से निकाल देना, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज्यादा बोझ ना डालना। वो आसमान की तरफ देखकर अपने रब से दुआएं करने लगी। उसका डर था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जिसने उसके पूरे वजूद को अपने कब्जे में ले लिया था। वो इस वक्त दुल्हन बनी कामरान के कमरे में बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो मजबूत कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ। उठो यहां से, उसने गुर्राते हुए कहा तो वो गूंगी बनकर वहीं बैठ गई। मैं तुम्हें कह रहा हूं, उठो यहां से। वो दोबारा से हलक के बल चिल्लाया, मगर अभी वो अपनी जगह पर जमी हुई थी। कामरान ने उसके बाजू पकड़ी और उसे घसीटते हुए बेड से उतार कर जमीन पर पटक दिया। तुम्हें क्या एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती? प्लीज ऐसा मत करें। उसने आंखों में आंसू भरकर उससे फरियाद की। वाह, बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को मजलूम जाहिर करने का। तुमने मुझे सब लोगों के सामने जलील और रुस्वा कर दिया, और मुझसे ये तवक्को कर रही हो कि मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा और तुमसे मोहब्बत का इजहार करूंगा। तुमने ही तो कहा था सबको कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो अब ये तकलीफ भी बर्दाश्त करो। मैंने ये शादी एक मकसद के तहत की है। वो ऊंची आवाज में चिल्लाई। क्या मतलब है तुम्हारा? किस मकसद के लिए? मैं आपके भाई से निकाह नहीं कर सकती थी। आपके भाई ने मेरे बाबा जान को जान से मार दिया। ओह, ये अच्छा तरीका है। अब एक और ड्रामा शुरू हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसने अपने खास मुलाजिम से जहर मंगवाया था और वही उसने मेरे बाबा जान को दिया।
बस कर जाओ लड़की, बहुत हो गया। मजीद तुम्हारा कोई झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये झूठ नहीं बल्कि सच है। सिर्फ आप ही हैं जो उस राज से पर्दा उठा सकते हैं, और आप ही हैं जो मेरे बाबा का इंतकाम ले सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। वादा करती हूँ कि इसके अलावा आपसे कुछ तलब नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी ये बात झूठी हुई तो मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा। वो उंगली उठाकर उसे धमकी आमेज लहजे में बोला तो वो खौफ से पीछे हटकर खड़ी हो गई। कामरान ने उस रात उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसकी बातें किसी हथौड़े की तरह पूरी रात ही कामरान के दिमाग पर बजती रहीं। आखिर सिकंदर ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? वो किसी की जान कैसे ले सकता है? यही सवाल थे जो उसे तंग कर रहे थे। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। वो बहुत ज्यादा खौफजदा था और इस वजह से तफ्तीश करने से घबराता था कि अगर वाकई उस लड़की की बातें सच निकली और सिकंदर वाकई एक कातिल हुआ तो वो क्या करेगा। एक रात जब वो कमरे से निकला तो उसे सिकंदर की आवाज सुनाई दी। बस मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचता हूं, तुम जहर की डब्बी अपने पास रखना, मैं तुमसे वो ले लूंगा। ये अल्फाज नहीं थे बल्कि पिघला हुआ सीसा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेला था। सिकंदर को जहर की जरूरत क्यों थी? वो ये सोच कर रह गया और फिर उसने उस रात सिकंदर का पीछा किया। वो वाकई अपने खास मुलाजिम के घर गया था जहां से उसने जहर की एक डब्बी ली और वापस आकर उसने वो डब्बी मुलाजमा के हवाले कर दी। सिकंदर के वहां से जाने के फौरन बाद वो मुलाजमा की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसे डरा धमका कर उससे सब कुछ जान लिया। दरअसल ये जहर किसी और के लिए नहीं बल्कि हानिया के लिए था। सिकंदर ने पहले उसके बाप को जान से मारा था ताकि इलेक्शन में खड़ा हो सके, और अब ये जहर वो हानिया को देना चाहता था ताकि उसके बाद उसके बाबा की दौलत पर कब्जा कर सके, क्योंकि उसके चचा की सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम थी। वो उससे शादी तो ना कर सका लेकिन जायदाद तो हासिल कर ही सकता था। ये सब कबूल करना कामरान के लिए बहुत मुश्किल था। उसकी नज़रों के सामने हानिया का चेहरा घूमने लगा, जो कि कुछ अर्सा पहले तक अपने बाबा के साथ बहुत पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी। उनकी एक ही बेटी थी, हानिया। वो हर बार की छुट्टियां गुजारने गांव आती थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करती। उसके बाद वो मुल्क से बाहर चला गया था, मगर इस दौरान भी हानिया उससे अक्सर औकात फ़ोन पर बात किया करती, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो दादा जान के साथ होती थी। फिर अचानक एक दिन जब वो अपने बाबा जान के साथ यहीं पर मौजूद थी तो उसके बाबा का इंतकाल हो गया। हानिया और उसकी माँ को यहीं पर रोक लिया गया। तब वो भी मुल्क से वापस आ गया था। उसे पता चला कि हानिया का रिश्ता सिकंदर से हो गया है। वो उसके खिलाफ था क्योंकि वो अपने भाई को इस लड़की के काबिल नहीं समझता था, मगर अपने बाबा जान की वजह से चुप था। और फिर हानिया का उस पर इल्ज़ाम लगाना उसे तैश में मुब्तला कर गया। मगर अब सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। सब कुछ वाज़िया हो गया था। एक एक चीज़ उसकी नज़रों के सामने घूम रही थी। वो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था कि शादी के बाद उसने हानिया पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया। वो उससे बात तो नहीं करता था, मगर उससे बुरे तरीके से पेश भी नहीं आता था। उसका ख्याल रखता था और उसकी ज़रूरत को पूरा करता था। एक और बात जो वो नोट कर रहा था कि उसे हानिया बच्ची लगने लगी थी। वो बहुत ही मासूम और सीधी सादी लड़की थी। उसने भी ये बात दादा जान को जाकर बताई तो वो दादा जान मुस्कुराने लगे। मैं पहले से ही ये सब कुछ जानता हूँ और अब तुम ही हो जो अपने भाई को सज़ा दे सकते हो। और फिर शायद तारीख में ये पहली बार हुआ था कि उसने अपने भाई को अपने हाथों से पुलिस के हवाले किया था। सिकंदर चीखता चिल्लाता रह गया, मगर उसने अपने भाई की एक बात भी ना सुनी। सिकंदर को फांसी हो चुकी थी। उसके बाबा जान कामरान से नाराज हो गए थे, मगर कामरान को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने जो कुछ भी किया था बिल्कुल ठीक किया था और हक पर रहकर किया था। ये बात भी थी कि वो अक्सर रातों को सो नहीं सकता था। सिकंदर की चीखें उसके दिमाग में गूंजती थी, मगर इस दौरान हानिया उसे संभाल लेती थी। वो उसके लिए किसी मसीहा से कम नहीं थी। एक ही साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें 2 प्यारे बेटों से नवाजा। उसने अपने एक बेटे का नाम सिकंदर रखा था, जबकि दूसरे का नाम जमशेद रखा। ये फितरी बात थी कि उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिकंदर से ही थी। हानिया ने भी उस पर किसी किस्म का कोई वावेला नहीं किया था, बल्कि वो अपने शौहर की खुशी में
خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔